Hello everyone, very good morning. I request everyone to be on mute. Now I invite Mr. Nikunj Panchal to share and throw some light on menopause. Thank you. Now he will take carry forward. Thank you, Imani. I welcome all participants. Hello, am I audible? Yes. Thank you. Thank you for your reply. So let me introduce myself first. I'm Dr. Nikunj Panchal. I'm consulting homeopath, and also I'm practicing bachelor therapy since last 8 years. And I have completed my graduation from Mumbai and my diploma from London. And I specialize in childhood neurological disorders also with help of homeopathy and bachelor. So this is a brief introduction about me, and let us start today's meeting on menopause awareness. So I will be talking both in Hindi as well as English, so everyone can understand properly what I am able to say and share my ideas. So basically menopause awareness, इसके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि काफ़ी इंडियन फीमेल्स को इसके बारे में पता नहीं होता है कि मेनोपॉज आता है तभी क्या होता है, उसके पहले क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आज मैं आपको पूरा मेनोपॉज के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या होता है, फिर आने पे सिम्टम्स क्या होते हैं, कि आप अलर्ट हो जाओ और आपको पता होना चाहिए कि ये मेनोपॉज के सिम्टम्स है, ना कि और कोई बीमारी के। So this is first slide. What is menopause? Menopause actually. I'm sorry to interrupt you. Dimple ji, please mute for Rona. There's a disturbance from your side. Yeah, thank you. You may continue. Okay. So first we will see कि मेनोपॉज क्या होता है। मेनोपॉज एक नॉर्मल चीज़ है, ये कोई बीमारी नहीं है। पहली चीज़, इट इज़ अ नेचुरल इवेंट। जैसे बच्चा बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, वैसे ही मेनोपॉज एक हर फीमेल के लाइफ में एक इवेंट होता है, नेचुरल इवेंट। सो उसको डिफाइन ऐसे किया जाता है कि डिफाइंड एज द फाइनल मेंस्ट्रुअल पीरियड कंफर्म आफ्टर 1 year ऑफ नो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इसका मतलब ये होता है 1 साल तक कंप्लीटली ब्लीडिंग नहीं आता है और तब जाके हम उसको मेनोपॉज कहते हैं। Uh, is slide visible? Yes. Okay. Thank you. Is slide visible to all? Yes, it is. Okay, okay. Thank you, Lopavyas. ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 साल तक कंप्लीटली ब्लीडिंग नहीं आएगा तो उसको मेनोपॉज अटेन हो गया ऐसे कह सकते हैं। इट मीन्स परमानेंट सेजेशन ऑफ मेंसेस। परमानेंटली वो मेंसेस बंद हो जाते हैं उस वक्त। और वो क्यों होता है? क्योंकि ओवरीज में जो फॉलिकल्स होते हैं, एग्स, जो फंक्शन करना बंद कर देते हैं या तो फिर वो कंप्लीटली चले जाते हैं बिकॉज ऑफ एजिंग। ये एजिंग प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे, वैसे ही फीमेल के फेज में एक मेंसेस का पीरियड होता है। जैसे कि वो भी आपके मदर जो रहेंगे उनके हिसाब, उनके जीन्स के हिसाब से आप में जीन्स आते हैं और वो जीन्स के हिसाब से डिसाइड होता है कि कभी एक्चुअल में मेनोपॉज आएगा। तो मोस्टली इंडियन वुमेन्स में ये 45, 46, 47 डिपेंडिंग ऑन एज, जहाँ पे आपकी
मदर का मेनोपॉज हुआ था उसके आसपास ही आपका मेनोपॉज होता है, क्योंकि ये जेनेटिकली प्री डिटरमाइंड रहता है, हमारे जेनेटिक कोड में ये फिक्स रहता है। वैसे ही और एक चीज़ है कि मेनोपॉज और तरीके से भी आ सकता है, जैसे आर्टिफिशियल। इट मीन्स जैसे कि ओवरी में कुछ प्रॉब्लम होना जिसकी वजह से ओवरीज निकाल दी जाती है, तो उसकी वजह से भी मेनोपॉज आ जाता है। और एक चीज़ है कीमोथेरेपी, जैसे कि कुछ दवाइयों से भी मेनोपॉज जल्दी अटेन होता है। और कोई बीमारी भी जैसे हो, जैसे कि ओवरीज का कोई फंक्शन में प्रॉब्लम हो, या और कोई मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो, जैसे कि आपको पता होगा कि पीसीओडी, जो कि आजकल यंग एज में 18 2022 ये एज में पीसीओडी इज वेरी कॉमन। पीसीओडी इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ओके, उसमें ओवरीज में फॉलिकल आ जाते हैं, तो उसकी वजह से ये क्या होता है कि पूरा फंक्शन उसका चेंज हो जाता है ओवरी का, जिसकी वजह से मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था ओवरी के इम्पेयर्ड फंक्शन का। अब हम बात करेंगे मेनोपॉजल साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में। आपको यहाँ तक समझ में आया एवरीवन पार्टिसिपेंट्स? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं चेंज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल पैटर्न, जो कि ये क्लासिक सिम्टम्स है, जो कि इंडियन वुमेन्स में काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। मेनोपॉजल चेंज, प्री मेनोपॉज मतलब मेनोपॉज आते आते कंप्लीटली ऐसे सडनली बंद नहीं होता है, वो धीरे धीरे बंद होता है। उसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की पैटर्न चेंज होती है, जैसे कि इरेगुलर ब्लीडिंग होना, ज़्यादा ब्लीडिंग होना, या कभी कम ब्लीडिंग होना, कभी स्पॉटिंग होना। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में चेंज होना ये अर्ली साइन है, मतलब ये सबसे पहले होता है। फिर होता है वैसोमोटर सिम्टम्स, जैसे कि नर्वस सिस्टम से ये कनेक्टेड होता है। मतलब नाइट स्वेट्स, रात को पसीना आना, ये एक कॉमन सिम्टम है जिसकी वजह से नींद खराब होती है। जैसे कि देखो आप आगे लिखा है, अदर सिम्टम्स समटाइम्स एसोसिएटेड विद मेनोपॉज, जैसे कि स्लीप डिस्टर्ब होना। अभी स्लीप डिस्टर्ब होने का कारण बहुत हो सकता है, जैसे कि एक तो नाइट स्वेट हो गया, दूसरा चीज़ है सबसे कॉमन, मैं आपको बता दूं कि कंटिन्यूस थॉट्स आना, जो कि आजकल सबसे कॉमन चीज़ हो गई है। घर का फीमेल जो होती है घर का पूरा काम संभालती है, बच्चों का ध्यान रखना, हस्बैंड का ध्यान रखना, घर पे एल्डर्स होते हैं उनका ध्यान रखना, तो ये सब काम करने के बाद थकान जो होती है, और फिर आपको ऐसे लगता है कि अभी क्या करना, योर एक्सपेक्टेशंस कभी कभी आपके कंप्लीट नहीं होते हैं। रिलेशनशिप विद हस्बैंड, रिलेशनशिप विद किड्स, इन योर सोसाइटी में आपके साथ कैसा रिलेशन है, या कुछ अनबन होना, तो इसकी वजह से इमोशनल डिस्टरबेंसेस होते हैं, तो उसकी वजह से भी स्लीप डिस्टरबेंसेस होती है। अब इमोशनल डिस्टरबेंस का डायरेक्टली कनेक्शन है हार्मोनल सिस्टम के साथ। अगर हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे तो आपके मेंसेस भी डिस्टर्ब रहेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों की वजह से भी स्लीप डिस्टरबेंसेस होती है। अब आता है कोग्निटिव कंसर्न्स, मतलब मेमोरी और कंसंट्रेशन। अब मेमोरी का सिम्टम एक कॉमन मैं आपको बताऊं, जो मोस्टली मेरे एक्सपीरियंस में पेशेंट्स के सामने आया है, वो है चीज़ें कहीं रख देते हैं फिर वो भूल जाते हैं कि हाँ मैंने ये चीज़ यहाँ पे रखी थी, फिर वो कहाँ गई। तो ये सब जो होता है वो प्रॉपर मेमोरी के चेंजेस नहीं है, मेमोरी का कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेस की वजह से होने वाली चीज़ है। देखिए, आप कंटिन्यूस थॉट्स में रहते हो और फिर काम करते रहते हो, फिर वो चीज़ वहाँ पे रख देते हो, और फिर आपको जब थॉट से बाहर आते हो फिर आप याद करते हो कि अरे मैंने कहाँ पे रखी।
तो ये आप मार्क कीजिए, नोटिस कीजिए, जब भी आप ऐसा हो तो भी आप देखो कि ये आपके एक्सेसिव थॉट्स की वजह से ये हो रहा है, अत्यधिक विचार जो चलते हैं दिमाग में उसकी वजह से ये हो रहा है, चीज़ों में ध्यान कम लगना, कंसंट्रेशन। तो ये सब स्ट्रेस की वजह से होता है और हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है। अब आता है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। जब ये इमोशंस है, जब ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जब आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, तो तब क्या होता है कि अ, अंदर ही अंदर वो चीज़ रह जाती है। फिर क्या होता है, हमें कुछ काम करने का मन नहीं होता। मतलब फिर ऐसे लगता है कि नहीं, अभी ये काम नहीं करना, मैं बाद में करूँगी या करूँगा ऐसा। फिर अजीब सी एक फीलिंग, घबराहट जैसा होना, ये मेनोपॉज़ में होता है। ये एक बहुत कॉमन है मेनोपॉज़ में कि घबराहट सा होना, अकेले बैठना पसंद होना, मतलब ये डिप्रेशन का एक लक्षण है। फिर किसी से बात करने का मन न होना, चिड़चिड़ापन रहना, लेज़ीनेस एक हो जाता है, जो कि एक मेनोपॉज़ में भी होता है और हाइपोथायरॉयडिज़्म में भी ये देखा गया है कि लेज़ीनेस, काफ़ी आलसपन लगना। फिर किसी चीज़ में मूड नहीं लगना, बच्चे कुछ कहेंगे तो आप बच्चों पे गुस्सा निकालेंगे, हस्बैंड कुछ कहेंगे तो हस्बैंड पे गुस्सा आता है। तो ये सब हाइपर सेंसिटिविटी हर एक की तरफ से होना, या ज़्यादा शोर हो रहा है कहीं पे, जो कि दूसरे को वो ज़्यादा नहीं लग रहा है पर आपको वो ज़्यादा लगेगा। तो वो उससे आपको चिड़चिड़ाहट होना, इरिटेट होना हर बात पे, या तो फिर किसी चीज़ खाने का एक अचानक से क्रेविंग बढ़ जाना। तो ये सब इमोशंस के गाइडेड सिम्पटम्स है जो कि आपके इमोशंस पे चलते हैं। तो इसमें एंग्जायटी, घबराहट होना, ये मूड चेंज होना, मूड डिसऑर्डर्स होना, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा इसमें। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक आपको कुछ सवाल या कुछ क्वेश्चंस है आपको तो मुझे पूछिए, या कुछ डिफिकल्टीज है आपको, यहाँ तक आपको समझ में आया? I think we can continue. ओके, सॉरी। तो अभी एक टर्मिनोलॉजी है, मतलब कहते हैं कि प्री मैच्योर मेनोपॉज, आपने कहीं पढ़ा रहेगा या सुना भी होगा इस बारे में। अभी प्री मैच्योर मेनोपॉज क्या होता है, ये मैंने अलग से स्लाइड इसलिए बनाई है कि इसका ध्यान सबको मतलब इस पे ध्यान आपका बरोबर से रहे, या तो आपके दिमाग में ये बरोबर चीज रहे, ये नोट डाउन करनी है, जैसे कि आप दूसरे को भी इस पर सलाह दे सकते हो। अगर कोई फीमेल मेनोपॉज, या तो फिर 1 साल तक उसका मेंसेस नहीं आता है, जो कि वो 40 साल के पहले हो जाता है, तो उसे प्री मैच्योर मेनोपॉज कहेंगे। ठीक है। अब चेंजेस जो है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग चेंजेस, ये जो मैंने आपको बताया, जो कि एक फर्स्ट अर्ली सिम्टम है, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। मेंस्ट्रुअल फ्लो मतलब ब्लीडिंग, और मेंस्ट्रुअल फ्रीक्वेंसी जो होती है, मतलब कि कितनी बार ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब जैसे कि 6 दिन, 6 दिन का ब्लीडिंग, 5 दिन का ब्लीडिंग, एंड उसका फ्रीक्वेंसी मतलब पूरा साइकिल का, मतलब एवरी, कभी कभी एवरी 21 डेज में साइकिल रिपीट होता है, या तो फिर डिलेड होता है साइकिल। तो वो सब, जैसे कि लाइटर ब्लीडिंग होना, किसी को फर्स्ट डे ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, सेकेंड डे फिर बहुत कम होता है, फिर थर्ड डे सिर्फ स्पॉटिंग होता है। फिर होता है हैवियर ब्लीडिंग, ये हैवी ब्लीडिंग भी होता है किसी किसी केस में, जैसे कि मैं कहूँ आपको, किसी को फाइब्रॉइड है या तो फिर मेजर हार्मोनल इश्यू है, उसमें हैवी ब्लीडिंग होता है, मतलब 5 दिन मेंसेस रहेगा तो उसमें से 4 दिन हैवी ब्लीडिंग होगा और फिफ्थ डे थोड़ा सा कम होगा, या तो फिर ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग, ये आपको 6 7 दिन 8 दिन ज़्यादा भी हो सकता है, या तो फिर सिर्फ किसी किसी को 3 दिन भी ब्लीडिंग होता है मेनोपॉज आते आते। बाद में साइकिल की लेंथ, 28 दिन की साइकिल है, 28 डेज की साइकिल है, तो वो एक्सटेंड होके 32 डेज, 35 डेज, या तो कम हो जाती है 21 डेज, 21 डेज से कम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया वैसे होता है। अब दूसरा है स्किप मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। इसमें कैसा है कि
मेंसेस का जो पूरा साइकिल है वो स्किप हो जाता है, मतलब 1 महीना 2 महीना तक आता नहीं है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसमें भी ये होता है। तो काफ़ी बीमारी भी ऐसी है जिसमें ये चीज़ कॉमन है। और स्किप मेंस्ट्रुअल पीरियड जो कि है वो पीसीओडी में भी होता है। जैसे कि यंगर यंगर इसमें एज में, जैसे कि 18-20 में, जैसे कि मेंसेस चल रहे हैं, बट उसमें कैसा होता है कि 2 महीना 3 महीने तक मेंसेस नहीं आते। तो वो चीज़ को ध्यान देना है आपको उस समय ही। डॉक्टर की सलाह लेके इन्वेस्टिगेशन आपको डॉक्टर जो बताएंगे उस हिसाब से आपको इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। इसमें मोस्टली सोनोग्राफी करना होता है, और अगर सोनोग्राफी में कुछ आता है तब जाके फर्दर डॉक्टर आपको बताएंगे, या तो फिर गायनेकोलॉजिस्ट, प्रॉपरली गायनेकोलॉजिस्ट ओपिनियन लेकर ही आपको फर्दर हार्मोनल टेस्ट करवाने होते हैं। तो उससे पता चलता है कि आपके बॉडी में कौन सा हार्मोन का कमी है और उसके ऊपर क्या इलाज किया जाता है। अब और एक चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेवियर ब्लीडिंग होना। तो मेनोपॉज आते आते या मेनोपॉज के पहले भी ये हो सकता है, जिसे हम कहते हैं एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। ठीक है, यूटेराइन मतलब गर्भ, यूटेरस। एयूबी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी, इज एक्सेसिव और एराटिक ब्लीडिंग। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना मतलब एवरेज ब्लड लॉस जो है वो 80 ml के ज़्यादा, 80 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, और उसमें भी क्लॉट्स, गांठें आना ब्लड ब्लीडिंग में। तो वो एक चीज़ है, तो वो आपको देखना है। ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो मुझे इस वक्त डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। वैसे ना कि आप डर के डॉक्टर को मत। ऐसे मोस्टली होता है कि काफ़ी पेशेंट्स जो होते हैं जिन्हें इसके बारे में पता नहीं होता है, वो अपने हस्बैंड से भी शेयर नहीं कर सकते या घर में भी शेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता है कि जब कि हैवी ब्लीडिंग हो या इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो, आपको घर में आपके बच्चों के साथ और जो भी आपके घर में है उनसे शेयर कीजिए, अपने हस्बैंड के साथ शेयर कीजिए। इससे क्या होता है कि मन हल्का होता है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि आपका हार्मोनल बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है, या इम्बैलेंस हुआ रहेगा तो वो थोड़ा सा मेंटेन हो जाएगा, इमोशंस कंट्रोल में आ जाएंगे, तो उससे भी आपके हॉर्मोन्स जो आपका अप्स एंड डाउन्स हुआ है वो इक्विलिब्रियम में या तो फिर नॉर्मल लेवल्स में आ जाता है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो कि 7 दिन से ज़्यादा रहे तो वो ज़्यादा हो, एक्सेसिव कहा जाता है, या इक्वल टू 2 days लॉन्गर देन यूजुअल। मतलब आपका जो ब्लीडिंग पीरियड है 6 दिन का, उससे ज़्यादा 2 दिन होता है, ब्लीडिंग आता है, तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हर बार तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो वो ध्यान रखना। इंटरवल लेस देन 21 डेज, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 21 डेज से शॉर्ट या तो फिर 21 डेज से कम साइकिल होना फ्रॉम ऑनसेट ऑफ menstrual period to the onset of next one। मतलब दो menstrual साइकिल के बीच में अगर आपका 21 डेज के अंदर ही दूसरा साइकिल आता है, तभी आपको डॉक्टर को बताना ज़रूरी है। या तो फिर मेंसेस का ब्लीडिंग खत्म होने के बाद 6 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, अगर आपको स्पॉटिंग आता है या ब्लीडिंग आता है इन बिटवीन पीरियड, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अदर देन चीज, अभी और एक चीज़ है, स्पॉटिंग ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड्स, ये आपने सुना रहेगा फाइब्रॉइड। ये फाइब्रॉइड है वो एक मोस्टली पाया जाता है इंडियन वुमेन्स में, फाइब्रॉइड है। फिर और एक चीज़ होती है पॉलिप, यूट्राइन पॉलिप होता है या सर्वाइकल पॉलिप होता है। तो ये भी सब चीज़ें ध्यान रखिए कि उसमें से भी ब्लीडिंग ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये हार्मोनल ब्लीडिंग ही हो।
ठीक है। फिर ब्लीडिंग आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो ये भी ध्यान रखना है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी ब्लीडिंग होता है तो भी आपको डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी है, क्योंकि वो किस कारण से होता है वो इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। ठीक है, वो पॉलिप के जख्म से हो रहा है या फाइब्रॉइड के जख्म से हो रहा है या तो फिर यूटेराइन गर्भ की जो अंदर की दीवार होती है, वॉल, यूट्राइन वॉल, उसकी वजह से हो रहा है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया एक्सेसिव ब्लीडिंग के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको ऐसे लक्षण आए तभी आपको गायनेकोलॉजिस्ट को बताना अच्छा रहता है। और दूसरी चीज़, मेंस्ट्रुअल मेंसेस मेंस्ट्रुअल साइकिल को पोस्टपोन करने के लिए जो कॉमनली मेडिसिन लेते हैं, वो भी बहुत फ्रिक्वेंट नहीं लेना है। मैंने देखा है काफ़ी टाइम बहुत पेशेंट्स लोग बोलते हैं कि मैंने ये दवाई ले ली, इसके बाद मुझे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होता है। क्योंकि क्या होता है, वो आप एक नेचुरल प्रोसेस जो चल रहा था उसमें आपने एक फाटक बना दिया, या तो फिर कहते हैं कि उधर आपने एक रास्ता बंद कर दिया, वैसा होता है। फिर क्या होता है, वो एकदम से हेवी ब्लीडिंग होता है, उसके बाद आपके मूड स्विंग्स होते हैं, उसमें फिर नेक्स्ट साइकिल में प्रॉब्लम होती है। फिर धीरे धीरे वो साइकिल को बॉडी एडजस्ट करके वो नॉर्मल साइकिल एक टाइम के बाद आता है। तो वो भी ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे वैसोमोटर सिम्टम्स। अब मेनोपॉज आने वाला होता है तभी क्या होता है कि इरेगुलर ब्लीडिंग होता है, इमोशनल चेंजेस होते हैं। उसके साथ ये एक सिम्टम है कि बॉडी के अपर पार्ट में, ऊपरी हिस्से में, फेस, चेस्ट के वहाँ पे आपको अचानक से गर्मी लगना, इंटेंस हीट पूरे बॉडी में ऐसे फेस के यहाँ पे आना, या तो फेस रेड हो जाना, ये सब होता है। इसे हॉट फ्लैशेस भी कहते हैं। तो ये जो चीज़ है वो 75% पेरीमेनोपॉजल वुमन में देखा गया है। तो ऐसा होने पे भी कभी कभी फीमेल्स घबरा जाते हैं कि कैसे ये सिम्टम्स आ रहा है, मुझे अचानक से पसीना क्यों हो रहा है। Sorry to interrupt. I would request everyone to be on mute, please. Sulajaji and yes, thank you. You may continue. तो 75% ऑफ पेरीमेनोपॉजल वुमन जो कि मेनोपॉज के आसपास है, उनमें ये सिम्टम देखा गया है। तो जैसे कि आप डायग्राम आपके सामने आ गया, इसमें आप देख सकते हो फर्स्ट इमेज में लिखा है कि कोर बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। आपका टेम्परेचर बढ़ता है अंदर से बॉडी का। क्यों बढ़ता है? क्योंकि स्किन का ब्लड फ्लो बढ़ता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ती है। हार्ट रेट बढ़ना मतलब धड़कनें बढ़ना। अभी इसमें अगर आपके अंदर खून की कमी है, जिसे हम लोग अनीमिया कहते हैं, हीमोग्लोबिन लो होना, अगर आपका हीमोग्लोबिन लो है तो मैं आपको बता दूं कि आपको हार्ट बीट खुद महसूस होगी। या तो कमज़ोर लोग हैं, मतलब आप किसी बीमारी से अभी अभी बाहर आए हुए हैं, रिकवर होते हैं, तो उसमें ये एक चीज़ है कि हार्ट बीट को महसूस करते हैं वो लोग। ठीक है। अब एक बार बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, फिर आपको अपर बॉडी में, जैसे कि मैंने आपको बताया, रेडनेस, फेस के यहाँ पे, हैंड्स, चेस्ट के यहाँ पे आपको रेडनेस दिखेगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज ब्लड फ्लो। फिर हार्ट रेट बढ़ती है, पीक पे आती है, अगेन स्किन फ्लो बढ़ता है। फिर क्या होता है, बॉडी ठंडा होता है, आपको पसीना आएगा। यहाँ पसीना आने के बाद कभी कभी किसी किसी फीमेल में ठंडी लगना हो, ऐसा भी होता है। तो ये एक हॉट फ्लैश का फिजियोलॉजी है, जो कि एक नॉर्मल एक प्रोसेस है मेनोपॉज में, जो कि ये आता है। कभी कभी लोग घबरा जाते हैं कि ये पसीना छूट गया तो मेरा बीपी लो हो गया, तो ये भी एक हो सकता है। दूसरा चीज़ है कि हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब आपको आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाना। अगर आपने नाश्ता नहीं किया होगा, बहुत लोग ब्रेकफास्ट भी स्किप करते हैं। मैंने देखा है कि सुबह जल्दी उठ के सब काम करना होता है तो आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हो। तो मैं सब फीमेल्स, सब पार्टिसिपेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग ब्रेकफास्ट को कभी भी स्किप मत कीजिए।
उसकी वजह से क्या होता है, आप काम करते रहते हो, आपकी बॉडी में ग्लूकोज जो होता है वो यूटिलाइज हो जाता है, फिर आपको वीकनेस और चक्कर वगैरह ये सब होता है। तो ये Hello, आप excuse me, doctor. I want to ask one question. You yes, yes, said that you must take breakfast, हाँ but हाँ then in this case, like pre-diabetic, when it is 5.7%, ओके, that is on the borderline. SB1AC Yeah. हाँ So in that case, I am having only two meals. That is, one is lunch and one is dinner, and हाँ two times tea with some हाँ buttermilk in between. So in that case, what do you suggest? Because what you said, no, I'm experiencing all those things. okay, okay. So I would suggest you to have sprouts in the morning if possible. Non-diabetic diet आप follow कीजिए. I would Huh? suggest you non-diabetic diet. You can Huh? have sprouts in morning. So what is the advantage of having sprouts? Is like you get additional vitamin C. Vitamin C आपको additional मिलेगा अंदर. Hmm. हाँ, इंस्टेड ऑफ मतलब मूंग या उसको उबाल के खाने से, बॉईल करने से अच्छा है आप उसको स्प्राउट्स फॉर्म में खाओ तो अच्छा रहेगा. But that I have it during the lunchtime only because ऐसे हाँ बोलते हैं हाँ ना कि intermittent fasting, जैसे कि having lunch में जो खाना है वो proteins, one roti, then dal, sabji, salad, या हाँ तो हाँ even a piece of sweet also, ओके or nuts, walnuts और almond. तो वो हाँ मैं सब एक ही टाइम को खाती हूँ lunch. फिर सिर्फ मैं और मॉर्निंग में चाय पीती हूँ so that all the glucose, what is already there in the body, the blood sugar, I'm हाँ हाँ allowing to utilize first. ओके या so you're still getting symptoms. So one of the reason of getting this symptom can be brain stimulation, or I would say neurological stimulation after taking tea. So if you are taking tea on empty stomach, so I would suggest you to avoid taking on empty stomach. Okay. हाँ, बिकॉज क्या होता है, अगर आप खाली पेट में आप चाय डालोगे तो वो ब्रेन को तुरंत स्टिमुलेट करेगा. एंड व्हाट हैपेंस, कैफीन इंटेक या टी इंटेक से क्या होता है कि वो एक टाइम पे इट गेट्स ओवर स्टिमुलेटेड. तभी आपको काम करने का अच्छा मन रहेगा. देन आफ्टर हाँ हाँ सम टाइम, in primary action it is overstimulated. Then in हाँ secondary action, that is while the graph comes down, your body हाँ energy goes down. हाँ, yeah. Yeah, same way when I explained in hot place, like body gets warm, temperature increases, then it goes down, then Hmm. body becomes cold, आपको ठंडी लगना चालू होता है. सेम वे ये फूड से भी वैसा ही होता है. बॉडी रिएक्ट्स टू एवरी फूड. So keep in mind, you make some changes. At least if you are not diabetic, then I would suggest you to have one fruit in the morning, empty stomach. Then you can have tea after say half an hour also. Okay. Okay. What fruit do you suggest? Because fruit also has sweet in it, no? Yeah, it जो contains natural sugar. sweetness. Yes, yes, it contains sugar, but I would suggest you to take it empty stomach in morning so that when you start working, it will get utilized easily. Okay. 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 Yeah. So the thing is that. Hmm? Yeah. So Thank you. and one more thing, I would suggest you to check your sugar levels for first 15 days. When you take fruit empty stomach, check your sugars for 15 days. Is it increasing on post lunch as well as fasting? So Okay. accordingly, you can, if it is increasing, then you can accordingly reduce the fruit intake in morning. Okay. Okay. Huh? And Yeah. another option is sprouts. Okay. Yeah, Yeah. Thank you. yeah. Well, Thank you, everyone. I would just request if we can have questions at the end of the session. So I would just note down your sessions or maybe, sorry, questions. Maybe you can just type it in the chat box. So we'll just take questions at the end of the session. or you can post in WhatsApp group also. So, or on my personal number, I will reply each and everyone. Okay. Thank you. So we will continue now. Other symptoms
if we see it is of vaginal symptoms. जो यूरिन का एरिया होता है वहाँ के सिम्टम्स सिम्टम्स उधर के क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मेनोपॉज आते आते ये स्लोली स्लोली एक्सपीरियंस होते हैं। वजाइनल ड्राइनेस होना, फिर वहाँ पे वल्वो और वजाइनल इरिटेशन और इचिंग होना, वहाँ पे लाल लाल होके आपको वहाँ पे इचिंग खुजली होना, या तो फिर वहाँ पे इन्फेक्शन होना, ये भी कॉमन है। ये भी मतलब 10 to 40% ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल वुमन में पाया जाता है। अगेन यूरिन इन्फेक्शन इज मोर कॉमन इन डायबिटिक्स, सो यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर वजाइनल एरिया। वहाँ पे आपको हाइजीनिक प्रिकॉशंस वगैरह लेने हैं। देन ट्रीटमेंट इंक्लूड्स लुब्रिकेंट्स एंड मॉइस्चराइजर्स। अगेन आई वुड सजेस्ट, मैं आपको सलाह ये दूंगा कि लुब्रिकेंट्स और मॉइस्चराइजर्स डॉक्टर को पूछ के ही आप लिया कीजिए। और यू कैन अप्लाई कोकोनट ऑयल और प्लेन वैसलीन दैट इज कॉमनली यूज्ड। सो ये है, इफ़ यू आर हैविंग एलर्जी देन मैं आपको ये कहूँगा कि आप डॉक्टर की सलाह लेकर ही वहाँ पे कुछ अप्लाई कीजिए। एंड अगर आपको इरिटेशन ईचिंग वगैरह कुछ हो तो इसका ट्रीटमेंट आप तुरंत लीजिए ताकि वो बढ़े नहीं। ओके, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्लीप डिस्टर्बेंसेस। ये पेरीमेनोपॉजल पोस्ट मेनोपॉजल जो कि मेनोपॉज होने के बाद भी, मतलब 60-70 एज में भी ये प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ एजिंग। जनरल एजिंग की वजह से भी ये होता है ये, जिसमें नॉक्टर्नल यूरिनेशन, मतलब आपको यूरिन रात को यूरिन पास हो जाना या यूरिन के लिए उठना पड़ता हो। फिर स्लीप डिस्टरबेंस होने के कारण भी काफ़ी है। स्नोरिंग, अभी एज के हिसाब से या वेट की वजह से एब्डोमेन के आगे पेट के भाग में फैट जमा हो जाना, ओपेसिटी, उसकी वजह से भी खर्राटे आना, स्नोरिंग होना, उसमें एपनिया मीन्स स्नोरिंग करते करते मतलब बीच में से सांस अटकती है और पेशेंट नींद में से उठ जाता है। तो ये सब चीज़ें भी होती है। दूसरी चीज़ है कि एज की वजह से पैरों में दर्द, मतलब आप पूरा दिन काम करते हो तो उसमें पता नहीं चलता है कि आपने कभी वजन वाला चीज़ उठाया नहीं उठाया, तो ये सब भी होता है। तभी आपको पता नहीं चलता है, बट व्हेन यू वेक अप इन मॉर्निंग तभी आपको ये दर्द महसूस होता है कि हाँ यहाँ पे स्प्रेन हुआ है, यहाँ पे ये स्ट्रेच हुआ है। दूसरी चीज़ मैंने आपसे पहले ही डिस्कस की, डिप्रेशन। तो सोने से पहले आपको मन में कुछ ऐसी चीज़ नहीं रखनी है कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, तो वो सब आप लेके सोओगे तो वही सपने में आएगा, दैट विल गो इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। अगेन वो आपके हार्मोनल चेंजेस को ये करेंगे। यस, लेग पेन, दैट इज कॉमन। अगेन मेनोपॉज आते आते लेग पेन क्यों होता है मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। स्ट्रेस, तनाव, नेगेटिव मूड, अगेन आप सोचते सोचते सो जाओगे तो वो मूड नेगेटिव ही कहा जाएगा। तो इससे क्या होता कि हार्मोनल चेंजेस जो है वो होंगे। देन अगेन इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्लीडिंग में चेंजेस होगा। तो ये सब चीज़ें क्या है कि एक विशियस साइकिल बन जाती है। तो वेयर यू हैव टू वर्क ऑन इट इज योर मूड चेंजेस। मूड अच्छा रहेगा, द वे यू बिहेव इज मोर, ये सब है। तो ये सब आप योगिक प्रैक्टिस से ओवरकम कर सकते हो कि बिहेवियर में चेंज आएगा, तब जाके आपके सामने जो व्यक्ति रहेंगे, घर के लोग रहेंगे, वो अब आपको समझ पाएंगे। आई फर्स्ट आई टोल्ड कि आपको घर में बात करनी चाहिए, क्योंकि घर वालों को पता होना चाहिए कि वंस यू आर गोइंग थ्रू मेनोपॉजल चेंजेस, ये सब चेंजेस मुझ में आएंगे, तो उनको पता रहेगा तब जाके वो आपको कॉपरेट करेंगे। अगर नहीं पता रहेगा तो आप गुस्सा करेंगे, आप इरिटेट हो जाओगे तो वो भी सामने इरिटेट हो जाएंगे। तो इससे घर का माहौल बिगड़ेगा, उसके हिसाब से आपका मूड बिगड़ेगा। तो ये साइकिल कंटिन्यू ना हो इसलिए आपको घर में ये चीज़ बतानी ज़रूरी है अपने हस्बैंड से, बच्चों से, कि मैं इस फेज से गुजर रही हूँ तो मुझे ऐसा ऐसा होगा, तो प्लीज़ आप मुझे कॉपरेट कीजिए। कॉपरेशन से ये सब चीज़ें। यस।
when you cooperate, people cooperate you, it becomes easier for you to go through this phase. ठीक है. अभी कॉग्निटिव चेंजेस, अगेन मैं ये स्लाइड बता रहा हूँ आपको कि मूड, स्ट्रेस, ये सब की वजह से क्या होगा कि आपके मिड लाइफ वुमेन्स में ये मोस्टली देखा गया है कि वो काउंसलर के पास जाते हैं मेनोपॉजल पीरियड में. मेरे पास भी काफ़ी पेशेंट्स आते हैं ये कहते हुए कि मेनोपॉज आने के बाद भी मुझे ये सब तकलीफें चालू हुई है. पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेनोपॉज की वजह से नहीं होता है. मेमोरी, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम ये मेनोपॉज में नहीं होगा. इट इज़ नॉट रिलेटेड टू मेनोपॉज. ये क्यों होता है, ये सेकेंडरी है. दूसरे कारण की वजह से ये मेमोरी और कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स होती है. दैट इज बिकॉज ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम्स. क्योंकि नॉर्मल एजिंग की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम होगी. और दूसरी बात है कि मूड, स्ट्रेस, ये सब अदर लाइफ के सर्कमस्टेंसेस है. घर का माहौल, आपके दोस्तों के साथ रहने का माहौल, तो उसमें भी ये सब चीज़ें आती है कि आप स्ट्रेस जैसे कम करेंगे वैसे ही ये मेमोरी इश्यूज जो है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस मोस्टली देखा गया है कि चीज़ें एक जगह पे रखी और तुरंत भूल गए वैसे. एंड लॉन्ग टर्म का जो मेमोरी इश्यूज है वो एक अलग बीमारी है जो कि एज की वजह से होती है. एज की वजह से ब्रेन में चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से वो सब सिम्टम्स डिफरेंट तरीके से आते हैं. ठीक है, तो ये सब ना हो उसके लिए मैंने जैसे आपको बताया योगिक प्रैक्टिस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए. तो इससे क्या होता है कि यू कैन कंट्रोल योर माइंड, वो है. ठीक. तो कंसंट्रेशन प्रॉब्लम आपको जो है वो आप जो भी है वो एक कोई अ, मतलब एट अ वन पॉइंट एक जगह पे आप बिंदी लगा के मेडिटेशन कर सकते हो विथ ओपन आईज. यू हैव टू जस्ट वॉच दैट बिंदी. तो उससे भी ये आपको फर्क पड़ेगा. दूसरी बात है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स. ये जो मेमोरी इश्यूज है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स है, इमोशनल प्रॉब्लम्स है, डर, घबराहट, डिप्रेशन, ये सब बैच फ्लावर रेमेडीज से भी ठीक हो सकती है. मतलब क्या है कि ये बैच फ्लावर रेमेडीज के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा. तो वो एक बैच फ्लावर रेमेडीज में भी ये सिम्टम्स कवर होते हैं जो कि पूरी तरह से माइंड पे असर करता है. दैट आर safe and is like prepared from flower itself. तो उसके एसेंसेस होते हैं काफ़ी, हर एक एसेंस का अलग अलग इमोशनल और जो भी बिहेवियरल चेंजेस है हर एक फ्लावर में अलग अलग आता है. और वो पेशेंट को देने के बाद काफ़ी चेंजेस देखने में मिले हैं. इन माई एक्सपीरियंस आई वुड से बच्चों में, जो मैं स्कूल में एक जगह पे था वहाँ पे मैं एडीएचडी, डिसलेक्सिया के पेशेंट्स भी देखता था. इवन सीवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें बच्चों में काफ़ी गुस्सा होना, बच्चे जो हाथ में आता है वो तोड़ देते हैं, एक्सट्रीम एंगर. तो ऐसे बच्चों में सिर्फ बेस्ट फ्लावर रेमेडी से ही काफ़ी फर्क दिखने मुझे मिला है. इवन उनके पेरेंट्स भी बोलते थे कि काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये चेंजेस देखने मिलते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी कि वो कैसे दवाई को रिस्पॉन्ड करती है, उसके हिसाब से आपको डिफरेंस देखने में मिलता है. मूड डिसऑर्डर्स, फीलिंग अपसेट, ये सब मेनोपॉज में होता है. इवन लॉस ऑफ कंट्रोल, मेंटल लॉस ऑफ कंट्रोल, मतलब आप अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाते, फिर आप गुस्सा निकाल देते हो. इरिटेबिलिटी होना, कमजोरी लगना. तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई है. ये सब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएटिंग हार्मोनल लेवल्स. यूरिनरी सिम्टम्स, जो कि मैंने आपको बताया कि डायबिटिक में कॉमन है, बट उसका कोई लिंक नहीं है कि ये मेनोपॉज की वजह से होता है. वैसे हाँ, अगर आपको फाइब्रॉइड की बीमारी है, अगर फाइब्रॉइड गर्भ के आगे की दीवार में है, एंटीरियर वॉल में है, तो वो यूरिन की थैली पे प्रेशर डाल सकता है. तो उसकी वजह से आपको यूरिनरी इरिटेशन या यूरिन कंट्रोल ना होना, ये सब चीज़ें देखने में आती है. तो किसी किसी वुमेन्स में ये भी देखा गया है कि यूरिनरी इनकंटिनेंस, मतलब यूरिन पे कंट्रोल न रहना. छींक खाते वक्त, स्नीजिंग के वक्त, खांसी खाते वक्त, ये खांसी खाते वक्त भी देखा गया है कि यूरिन थोड़ा सा पास हो जाता है. ये काफ़ी फीमेल्स में मैंने सुना है कि वो लोग कहते हैं मुझे कि
खांसी खाते हैं तो यूरिन निकल जाता है। तो ये सब मेनोपॉजल एज में ही होता है मोस्टली, एज के कारण। ठीक है, तो माइल्ड इनकंटिनेंस मतलब थोड़ा सा यूरिन बाहर आना, जो कि मेनोपॉज आते आते होता है, तो वो फर्स्ट 5 इयर्स मतलब मेनोपॉज आते आते पहले 5 साल में वो कम हो जाता है और पूरी तरह से बंद हो जाता है। अगर वो बंद नहीं होता है या तो फिर ज़्यादा यूरिन लीक होता है, तभी आपको डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी है। सॉरी। सो अगेन मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा वेट लॉस के बारे में। तो ओवरवेट जो है वो होता है, उसकी वजह से आपको भी पता है कि काफ़ी सारी बीमारियां ओवरवेट की वजह से ही होती है। तो मेनोपॉज आते आते या मेनोपॉज में अगर आप पहुंच गए हो, यू हैव अटेंड मेनोपॉज, आई वुड सजेस्ट यू टू डू एक्सरसाइजेज ऑल्सो, फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। आपसे जितना हो सके उतना एक्सरसाइज कीजिए। स्टार्ट विथ 15 मिनट्स, देन यू कैन प्रोलॉन्ग टिल 1 आवर, 1 घंटे तक आप कर सकते हो एक्सरसाइज। तो क्या होता है उससे, आपका हार्मोनल भी बैलेंस अच्छा रहेगा, आपका मूड भी अच्छा होगा, एक्सरसाइज से वेट लॉस भी होगा, तो आप दूसरी बीमारी से आप बच सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। कीगल्स एक्सरसाइज, यस आई विल टेल यू। कीगल्स एक्सरसाइज में क्या होता है कि मैं भी बताऊंगा कि अभी बताता हूँ थोड़ा शॉर्ट में, हिमानी विल टेल यू इन डिटेल कि हम जैसे यूरिन कंट्रोल करते हैं, मतलब यूरिन जा रहा है उसे रोकना और छोड़ना, मतलब वो एरिया के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना। मतलब समझो आपको यूरिन पास हो रहा है तो आप कैसे रोकोगे उसको, उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। फिर छोड़ देना मतलब रिलैक्स हो जाना, तो वो आप बैठे बैठे भी कर सकते हो या खड़े खड़े भी कर सकते हो, उसे कीगल्स एक्सरसाइज कहते हैं। उससे क्या होगा, आपके जो गर्भ के आसपास के जो मसल्स है, या तो फिर पेल्विक फ्लोर जिसे कहते हैं, वो पेल्विक फ्लोर, गर्भ का जो फ्लोर है, वो उसकी मसल्स आपके स्ट्रांग होंगे। ठीक है, इससे आपका यूरिन का इश्यू भी सॉल्व हो जाएगा। तो उसमें ये फायदा होता है कीगल्स एक्सरसाइज करने से। का जो स्पिंक्टर जो होता है, यूरिनरी स्पिंक्टर, जिससे यूरिन रेगुलेट होता है, आना जाना यूरिन का, तो वो वाल्व जिसे स्पिंक्टर कहते हैं, कि यूरिन एक बार भर जाता है तो उसे रोक के रखता है, फिर हम जब जाते हैं यूरिन के लिए, हमको जब पता चलता है तब वो स्पिंक्टर ओपन होता है। तो कीगल्स एक्सरसाइज एक, ये एक्सरसाइज आप करते रहिए, तो उससे अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है। Yes, now I will tell about the bone part, osteoporosis, compromised bone strength। आपकी बोन की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है मेनोपॉज के बाद। तो ये जो है वो क्यों होता है, ये हार्मोन जो है इस्ट्रोजन लेवल, तो ये कम हो जाता है, उसकी वजह से ये सब चेंजेस आती है। 2/3 ऑफ बोन लॉस हो जाता है। ठीक है, 2/3 आपका बोन लॉस हो जाता है ड्यूरिंग 5 to 7 years, ये अराउंड रहता है। तो उसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेके यू हैव टू टेक कैल्शियम इनटेक, प्रॉपर कैल्शियम डाइट लेना ज़रूरी है, लीफ वेजिटेबल्स खाना ज़रूरी है। ओके, तो ये सब है। और दूसरी चीज़ आपको संभालना है वो है इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर ना हो उसके लिए आपको खास ध्यान रखना है कि आप कहीं गिर ना जाओ, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी, क्योंकि बाद में हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। अगर, और दूसरा चीज़ है कि कैलकुलेटेड स्पर वगैरह होना, इट इज बिकॉज ऑफ टेंडन में से वो एक कैल्सिफिकेशन होके आता है। वो सुबह उठने पे आप जैसे पैर रखते हो तो वो एकदम से पेन होता है, तो वो ध्यान रखना है कि आप करो करके कि उसका ट्रीटमेंट अलग है कैलकुलेटेड स्पर का। लेग पेन वगैरह होना, रात को सोने के टाइम पे पैर दर्द करना, तो वो सब है, वो ऑस्टियोपोरोसिस के ही पेन होते हैं। बोन्स कमजोर होने पे रात को ही पेन होता है, रेस्ट पेन कहते हैं, जिससे पूरा दिन काम करके आप जब सोने जाते हो तभी वो पेन होगा। ठीक है, ये बीएमडी टेस्ट है जो कि आपको डॉक्टर के पास या तो पैथोलॉजिकल लैब में मोस्टली करते हैं, ये वो मशीन में रख के, जिससे बीएमडी स्कोर, नॉर्मल स्कोर इज मोर देन इक्वल टू 1.0। और वैसे देखने गए तो ऑस्टियोपोरोसिस स्कोर आपको 2.5 के आसपास मिलेगा, तो ये आप चेकिंग करने के बाद ही पता चल सकता है। दूसरा चीज़ है, आपको एज के हिसाब से जब मेनोपॉज अटेन होता है तब कार्डियोवास्कुलर, हार्ट का ध्यान भी रखना है। तो व्हेन यू
डू चेकअप, लिपिड प्रोफाइल वगैरह आप जो पूरा चेकअप कराते हो तभी आपको लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल देखना है कि वो 200 से कम हो। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एटलीस्ट 50 तक होना चाहिए, इट इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल। ओके, एलडीएल इट इज़ अ बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये सब आपको पैरामीटर्स ध्यान में रहने चाहिए जब आपके हाथ में रिपोर्ट आए तब। बीपी आपको 120-80 से आसपास या कम होना चाहिए, मीन्स अनट्रीटेड। इफ यू आर अंडर मेडिकेशन देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। अगेन फास्टिंग ग्लूकोज ब्लड लेवल, बीएमआई है, ये सब चीज़ें जनरल नॉलेज तो आपको पता होनी चाहिए कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 100 से कम होना चाहिए, बीएमआई भी 25 से कम होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो ओवरवेट है, तो आपको फिर एक्सरसाइज बढ़ानी चाहिए। स्मोकिंग जो कि अभी काफ़ी यंगस्टर्स ने चालू कर दिया है मोस्टली, तो आई वुड सजेस्ट कि स्मोकिंग वगैरह ना करें। इवन ड्रिंकिंग भी करते हैं काफ़ी लोग यंग एज में, तो आई वुड सजेस्ट वो मत करो, उससे ज़्यादा तकलीफ भी बढ़ सकती है। फिजिकल एक्टिविटी वो सब आपको करना ज़रूरी है, वॉकिंग जैसे कि मैंने आपको सजेस्ट किया। नाउ कैंसर, ये सबसे बड़ा डर रहता है मेनोपॉजल वुमन में कि मुझे अभी मेंसेस नहीं आ रहे, मुझे अभी क्या होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इट इज़ नॉट रिलेटेड, इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर। वैसा नहीं है कि आपको कैंसर होना ही है। और दूसरी चीज़ है कि विथ एज कैंसर रेट्स इंक्रीजेस, कैंसर इज सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन वुमेन। सो आपको उसके लिए क्या करना है मैं आपको वो बताऊंगा। आपको रेगुलरली टेस्टिंग करवानी है। ओके, उसके लिए पैप स्मीयर होता है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके आप पैप स्मीयर कर सकते हो, सर्वाइकल स्क्रीनिंग कर सकते हो, इसमें जो आपको स्मीयर लेते हैं और फिर वो माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि आपका कैसा है। तो ये आप एवरी ईयर करा सकते हो वैसे, ठीक है। सो ट्रीटमेंट वाइज आई वुड सजेस्ट ट्राई रिलैक्सेशन टेक्निक्स, योगा मेडिटेशन करो, ईट हेल्थी डाइट। अगर आप डायबिटिक हो तो डायबिटिक डाइट फॉलो कीजिए। अगेन आई वुड सजेस्ट शुगर इनटेक कम रखो, कैफीन इनटेक, अल्कोहल, स्पाइसी फूड कम खाइए जो कि आपको वो हॉट फ्लैशेस ट्रिगर ना करे, इसके लिए आपको ये सब बंद करना रहेगा। अगर आपको ज़्यादा हॉट फ्लैशेस होते हैं तो आप कॉटन क्लोथिंग, यू कैन हैव लाइट क्लोथिंग। रेगुलर एक्सरसाइज, अगेन आई वुड सजेस्ट आप एक्सरसाइज कीजिए। देन आपको क्या नहीं करना है, टबेको यूज़, काफ़ी फीमेल्स जो रहती है ओल्ड एज में उनको टबेको की आदत होती है, तो वो नहीं करना है। अल्कोहल, अगेन आई वुड सजेस्ट यू हैव टू अवॉइड। ड्रग और मेडिकेशन एब्यूज़, डॉक्टर की सलाह लिए बिना कोई भी दवाई नहीं खानी है। इवन पेन किलर्स, आई हैव सीन मोस्टली वुमेन्स पेन किलर लेते हैं बिना advice के, so you would avoid them or you can opt for other medical alternatives like homeopathy है, पैथफ्लावर है, आयुर्वेदा है, सिद्धा है, यूनानी है। इवन यू कैन गो फॉर योगा ऑल्सो। तो इससे क्या होएगा कि आपका माइंड डाइवर्ट होगा। प्रमोट हेल्थी फूड एंड एक्सरसाइज, आई वुड से दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, लिमिट फैट इनटेक। बटर, घी, मावा, मिठाई, ये लिमिट में रखो। कंज्यूम होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, वाटर। अगेन आई वुड सजेस्ट इफ यू आर डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, आपके लिए डाइट अलग होगा, तो वो आप ध्यान रखिए कि सॉल्ट नहीं लेना है हाइपरटेंसिव हो तो। और शुगर इंटेक यू हैव टू लिमिट इन डायबिटिक्स। आप ये भी चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप मेनोपॉज में जा रहे हो तो आपकी बोन की स्ट्रेंथ कम है, तो आपको क्या करना है उसके लिए कैल्शियम और विटामिन डी को आप सप्लीमेंट आप ले सकते हो जो कि इजीली अवेलेबल है। एंड अब ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ज़्यादा वीकनेस वगैरह लगती है तो डॉक्टर की सलाह लेके आप मल्टीविटामिन एंड मिनरल का टैबलेट मोस्टली अवेलेबल होता है, तो वो आप चालू कर सकते हो, बट अननेसेसरी नहीं लेना चाहिए, मैं ये भी कहूँगा। अभी आता हूँ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट कैसे होगा। कि माइंड एंड बॉडी अप्रोच है। सी, अगर आपका बॉडी है उसमें ही आपका माइंड है, तो माइंड में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से आपकी बॉडी पे पूरा असर हो रहा है। तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग होम्योपैथी में एंड इवन बेस्ट फ्लावर आई वुड से दोनों में सेम ही है केस टेकिंग। वी गिव बेस्ट फ्लावर रेमेडी विथ होम्योपैथी। सो फॉर बेस्ट फ्लावर माइंड का जानना बहुत ज़रूरी है। माइंड में इमोशंस है, फिर आपके चाइल्डहुड में क्या आप पे बीती है, फिर अडल्टहुड में आप कैसे थे। तो हर एक फेज लाइफ का, चाइल्डहुड, अडोलसेंस, अडल्ट फेज, मिड लाइफ, आपका पूरा हिस्ट्री हम लोग लेते हैं। उसके हिसाब से स्ट्रेस कितना है आप करंट सिचुएशन प्रेजेंट लाइफ में,
उसके ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। और इसके साथ आपको लाइफस्टाइल चेंजेस भी लाना है, जैसे कि डाइटरी चेंजेस, फूड चेंजेस, अगेन वॉकिंग पे जाना, मेडिटेशन करना, ये सब मेडिकिन मेडिसिन के साथ करोगे तो जल्दी फर्क पड़ता है। मैंने देखा है काफ़ी वुमेन्स में कि मेनोपॉज में आते हैं तो वो लाइफस्टाइल चेंज करने से ही फर्क पड़ता है। इवन इन डायबिटिक आई वुड से कि इफ़ यू गो फॉर वॉक, 1 आवर वॉक करो या 2 आवर वॉक करो, मोर यू वॉक मोर योर ग्लूकोज गेट यूटिलाइज्ड। 70% ऑफ योर ग्लूकोज इज कंट्रोल्ड ओनली बाय वॉकिंग एंड एक्सरसाइज आई वुड से। 30% मेडिसिन का काम है। ठीक है। अगेन बेस्ट लवर फॉर इमोशनल एंड मूड डिसऑर्डर्स के लिए भी मैं देता हूँ। तो वो इट इज़ कम्प्लीटली सेफ मेडिसिन। सिर्फ फ्लावर का एसेंस रहता है, इट इज़ जस्ट लाइक होम्योपैथिक मेडिसिन। उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यू कैन कंटिन्यू विथ मल्टीविटामिन, और दूसरा कोई आपका दवाई चालू है उसके साथ भी आप ये ले सकते हो। ठीक है। एंड वन मोर थिंग आई वुड से कि काफ़ी लोगों के इसमें एक डर रहता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन पिल्स, शुगर पिल्स है तो उससे डायबिटीज़ बढ़ता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस पे काफ़ी रिसर्च हो चुका है काफ़ी सालों से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर वो पिल्स लोगे तो उससे आपको शुगर बढ़ेगा। सो दिस इज़ एक वन टाइप ऑफ मिथ। ओके। सो इट वोंट इंक्रीज योर शुगर हाई टिल 200 400, वैसे वैसा कुछ होगा नहीं। तो इट इज़ सेफ टू टेक मेडिसिन। एंड होम्योपैथी फोकसेस बोथ माइंड एंड बॉडी। तो मेनोपॉज में आते हैं जो लोग, उनका स्ट्रेस वी टेक इनटू अकाउंट, कि इसका एनालिसिस होके देन वी गेट टू अ रेमेडी, बिकॉज देर आर मोर देन 6000 रेमेडीज इन होम्योपैथी इटसेल्फ। बेस्ट फ्लावर तो 36-37 है, बट होम्योपैथी में काफ़ी सारी मेडिसिन है। तो हर एक मेनोपॉजल वुमन के लिए हर अलग अलग मेडिसिन होगी। ऐसा नहीं है कि एक मेनोपॉजल वुमन के लिए एक मेडिसिन होगी। इट इज़ पर्सनलाइज केस टेकिंग। हर एक का टेंशन अलग होता है, हर एक की लाइफ अलग होती है, हर कोई अलग अलग फेज से गुजरता है। किसी ने बचपन में स्ट्रगल देखी होती है, किसी ने अडल्टहुड में स्ट्रगल देखी होती है, किसी ने मिड लाइफ में स्ट्रगल देखी होती है। तो हर एक के लाइफ में अलग अलग टाइप का टेंशन होता है। उसको असेसमेंट करके ही हम मेडिसिन देते हैं। उसका मन पे सिम्टम्स का असर बॉडी पे कितना होता है वो देख के ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट प्रॉपर अप्रोच से हो सकता है। ठीक है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कैसे होता है और कैसे काम करता है। ओके। So I would thank you all of them, all participants, for carefully listening to my webinar, and special thanks to Himani Dave. She gave me the opportunity for this particular session. Okay. So आपको कोई questions हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। I would request participants. हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलिए। सर क्या बॉडी में ईचिंग भी होती है इस पीरियड में, मेनोपॉज पीरियड में? बॉडी में ईचिंग, हाँ। देखो बॉडी में ईचिंग तो वैसे होता नहीं है। आपको हाँ। देखना होगा कि वो एलर्जिक है क्या, वैसे आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कभी भी कुछ खाने में आने की वजह से भी आपको इचिंग होती है। ओके। हाँ, क्योंकि क्या पित्त पित्त जिसे कहते हैं, आपको पूरे हाँ, पूरे मैंने बॉडी भी। हाँ हाँ। एक्चुअली मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाई थी, तो वो ऐसे ही बोल रही थी कि आपके पित्त ज्यादा हो रहे हैं या जैसे हाँ। पित्ती उछल रही है उस टाइप का। हम्म। तो तो आप एक ध्यान उसके लिए रखो। हाँ। खाने में मैं आपको चेंजेस बताऊंगा कि रात के टाइम पे आप फैटी फूड मत लीजिए, ब्रेड या हाँ। फर्मेंटेड फूड, हाथावाड़ी वस्तु नहीं लेवानी रात का, इडली ओके। है और। सो अवॉइड फैटी फूड। हाँ। जिससे क्या होता है कि रात को अगर आप फैटी फूड लेंगे तो जो आपका स्टमक है, पेट है, वो इजीली एम्प्टी नहीं होगा। ओके। रात को कभी भी आप लाइट डाइट लीजिए, और रात को सोने के पहले मैं हर एक पार्टिसिपेंट को ये कहना चाहता हूँ कि रात को सोने के 2 घंटे पहले आपको एटलीस्ट खाना खा लेना चाहिए एंड हैव लाइट डाइट। ओके। यस। ओके उसमें सर। घी तेल कम होना चाहिए। हाँ हाँ, और सर सोते टाइम दूध पी सकते हैं? हाँ पी सकते हैं आप, हल्दी वाला दूध पियेंगे तो बहुत अच्छा। मेनोपॉजल वुमेन्स के लिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि हल्दी वाला दूध पीने से आपका हम्म। बोन स्ट्रेंथ भी अच्छा होगा। और हाँ। दूसरी बात है कि बॉडी में कहीं पे इंफ्लेमेशन होगा तो उससे भी वो कम हो जाएगा। इवन इट विल हेल्प इन पेन, लेग पेन वगैरह में भी बहुत कम करेगा। पिंच ऑफ हल्दी, तो चुटकी भर हल्दी आप दूध में डाल के अच्छा। पीजिए, गर्म दूध में।
तो अच्छा Okay. रहेगा। जैसे गर्म नहीं करती हल्दी, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी इचिंग हो रहा है, इतना गर्म हीट जैसे लग रहा है पूरा बॉडी में। नहीं नहीं नहीं, वो वैसे कुछ नहीं होगा, आपको डरिए मत। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ओके ठीक है, सर। ओके। और सर ये इचिंग जहाँ हो रही है ना, वहाँ पे बहुत जैसे गर्म हो जाती है फुल बॉडी, और तो कभी कभी आइस का भी जैसे कोल्ड पैड का सेक लेना पड़ता है, तो ओके ओके। उसके लिए जैसे पूरा बॉडी में हीट जैसा लगता है, या फिर पगथली में भी बहुत ऐसे गरम गरम लगती है कभी। अच्छा, तो आपको हाँ, ये ध्यान रखना है कि आप पानी ज़्यादा पियो। अच्छा, और ये हॉट फ्लशेज है क्या? वैसे ही है। हाँ, तो पानी ज़्यादा पियो आप। हाँ, और ये ध्यान रखो कि आप खाने में ज़्यादा स्पाइसी ना लो, यस, वो भी ध्यान रखो। और बाकी आप वॉकिंग स्टार्ट कीजिए, एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। ओके सर। और सर ये पित्त के लिए क्या करना चाहिए? पित्त ज्यादा है शरीर में या यस फिर? यस, पेट के लिए क्या है कि आपका, मुझे ऐसे में जनरली मैं एडवाइस करूंगा कि आप नाश्ता अच्छे से कीजिए, ताकि आपका अच्छा एसिडिटी ज़्यादा ना बढ़े। और अच्छा रात को लाइट डाइट लीजिए आप, ये एक कहूँगा। और फिर भी नहीं जाता है तो अच्छा आपको डॉक्टर की सलाह लेके उसका ट्रीटमेंट आपको लेना है पड़ेगा, बिकॉज ज़्यादा टाइम अच्छा, पर वो एसिड लेवल्स हाई रहेंगे स्टमक में, तो आगे जाके आपको तकलीफ हो सकती है। ओके। पर्टिकुलर कुछ खाने की चीज से ये पित्त बढ़ता है, यस ऐसा यस, कुछ होता है? कभी भी अर्टिकेरिया ये जो है वो किसी चीज़ का आपको एलर्जी होगा, खट्टा का या कोई भी कुछ भी चीज़ हो सकता है। टमाटो है, या मोस्टली टमाटो, पीनट्स, सिंगदाना जो आता है, उससे हाँ, ये होता है। तो आपको वो ओके देखना पड़ेगा डाइट में कि ये कैसे होता है। अच्छा, ओके, ठीक है सर, थैंक यू। या या भाई। Doctor, I have a question. या बोलिए बोलिए। Yeah, so is white discharge related to menopause? Because I'm seeing many females having issues of white discharge during this period, like या during या 40 तो plus. या तो इट कैन बी, it white discharge, mild white discharge is very common. And I would say it can be because of infection also. So white discharge, if it is along with white discharge, if there is any itching or this thing, if it is burning discharge, मतलब कभी कभी white discharge के साथ there is burning sensation around vagina. Okay. So it has to be treated then. It can be because of infective origin, infection की वजह से भी ये होता है। और कभी कभी अगर white discharge ज़्यादा हो तो then it has to be treated. But it is not straightly related to menopause that No, no, every no, menopause no, that is no. not It is related. not related to And, menopause. It can be because of prolapse infection. and prolapse uterus. Yes, Does it yes. that is it related to white discharge or menopause? Is it related or not? Because See, one prolapse of my uterus. Yeah, prolapse uterus is completely a different this thing. That uterus gets prolapsed and it gets inclined towards anterior or posterior. कहाँ पे भी वो incline होता है, and it causes other symptoms like urinary disturbances or else right. stool Hence, disturbances, and that yeah, I all mean, the. how uterus is out from the vagina, so it has nothing to do with white discharge or this thing, menopause, right? It is a different thing itself. Yeah, prolapse, if it is, then see, if uterus is exposed outside, the Yeah. degree of prolapse होता है. So what happens कि internal lining of uterus is exposed, so chances of infection is more in such cases. Then leukorrhea is common. What is common? Leukorrhea, white discharge. White discharge. Okay. Prolapsed uterus, if anyone is having prolapsed uterus, so you Yeah. need to meet gynecologist, and they will suggest you, depending on the grade of prolapse, they will suggest you whether to go for a operative surgery or not. Okay. Otherwise, symptomatically, it can be treated with homeopathy also. Prolapse uterus also. Yeah. So it depends on the grade of the prolapse, how much is prolapse. If it is completely outside, then it requires a surgical intervention. It's outside. It came out from vagina. Yeah, it requires a surgical intervention. So you need to meet a gynecologist, and accordingly, they will suggest you the further this thing part of treatment. Yeah, and one more question, doctor.
Like, Yeah. you know, see, I mean, as elderly people say, I'm 44, so right now my periods are normal, but then is it, I mean, we have that thing, you know, 50, 55 तक periods आए तो वो अच्छा है, you know, once you stop having periods, then, you know, you have n number of other issues, like, you know, as you mentioned few. Yeah, So yeah. is it okay? Can we, you know, is there any method so that, you know, we can postpone, I mean, we can still have menses till 50, which our mothers So, used to have 50, see, 55. it is, as I told, it is completely genetically predetermined process. So, No, no, but doctor, my mom had till 52 and my sister cleared by 38. And nowadays, even the others, like, you know, yeah, of course, it's genetic, but then things are changing drastically these days, yeah, maybe yeah, due to it is because lifestyle. of stress, as I told, because of stress, the ovarian functions, hormonal changes do occur. So, many of them attain at before 40, and Yeah, basically, yeah, it is most commonly it is in females attain menopause as genetically predetermined age, that is as your mother attained at 53, 54. So at that right. age you will attain. So as per, on an average I can say around that age. So another thing, as you asked, you cannot prolong menstrual Oh, cycle, that, so it is not in our hand, I would say. okay. So that, you know, just to So have some yeah, and relaxation of the osteoporosis and heart issue. mhm, I mean, to have your menses, you're safe from the all the heart issues. I mean, as yeah, understood. That's not in my hand. Thank you very much. yeah. So I hope I have answered all your questions, and you all are satisfied with my answers. If at all you have any questions, please post in the group. I'll answer them one by one, or you can post on my personal wall also. Okay. So I end your session. Thank you all participants. I thank you all from my heart. Take care. Goodbye. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you, Dimpleji. Thank you so much. I hope you all like this session. Thank you, everyone. Have a good day. Thank you, Rupalji. Thank you so much. Thank you. Have a great day. Lopaji, you have any question? Lopaji, are you there? Yeah, I'm there. Yeah. You have any question? No, not really. All right. Thank you so much. Thank Thank you. you. Thank you. Thanks, everyone. Thank you.